नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सीएम विष्णुदेव साय के आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं। आज राजधानी रायपुर में ही मुख्यमंत्री रहेंगे। सुबह करीब 11:30 बजे राज्योत्सव स्थल जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। राज्योत्सव की तैयारी के संबंध में निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1 बजे कार्यकालीन कार्य में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर काफी व्यस्ततम शेड्यूल जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का होने वाला है। आज वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बताते चले कि दोपहर 1 बजे कार्यकालीन कार्यों में भी शामिल होंगे और सीएम विष्णुदेव साय के आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, बेहद ही कार्यक्रम आज होने वाले हैं। आज राजधानी रायपुर में ही मुख्यमंत्री रहेंगे। सुबह 11:30 बजे राज्योत्सव स्थल पर जाएंगे सीएम। राज्योत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे और इसके संबंध में अधिकारियों से बातचीत करेंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि राजधानी रायपुर में ही आज मुख्यमंत्री रहने वाले। बताते आपको चले कि राज्योत्सव की तैयारी को लेकर भी मुख्यमंत्री जो है वो स्थल तक जाएंगे, जानकारी लेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। इधर छत्तीसगढ़ के स्थापना के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगे। 5 दिनों के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को देखते हुए बड़ा बदलाव किया गया है। राज्योत्सव के शुभारंभ के बाद होने वाला पदक अलंकरण समारोह अब समापन के अवसर पर होगा। बताते ये भी चले कि राज्योत्सव का कार्यक्रम कैसा होगा, कौन कौन से इसमें बदलाव किए गए, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में 5 दिनों तक राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्योत्सव का शुभारंभ 1 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं समापन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ के विभूतियों के पदक अलंकरण समारोह में भी शामिल होंगे। विभिन्न विभागों द्वारा 36 विभूतियों को हर वर्ष सम्मानित किया जाता है। पहले ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना था, लेकिन समय और सुरक्षा को देखते हुए ये कार्यक्रम समापन के अवसर पर किया जाएगा। समापन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में लगभग 38 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्योत्सव को लेकर नवा रायपुर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और राज्योत्सव के लिए कई अन्य जिलों के कलेक्टर्स को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। साथ ही शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्योत्सव के समापन पर 5 नवंबर को होगा पदक अलंकरण समारोह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे विभूतियों का सम्मान। पीएम के दौरे में समय की कमी और सुरक्षा को देखते हुए निर्णय। राज्य सरकार ने तेज की रजत जयंती समारोह की तैयारियां। राज्योत्सव मेला स्थल पर मुख्य मंच के सामने 3 विशाल डोम बनाए जा रहे। 3 डोम में 60 LED स्क्रीन लगाई जाएगी। मेला स्थल पर लोगों के प्रवेश के लिए 2 द्वार होंगे। मेला ग्राउंड में 1 द्वार विभागीय प्रदर्शनी के लिए होगा। शासन के विभागों के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मुख्य मंच के नजदीक ही डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मेला स्थल पर प्रधानमंत्री आवास का मॉडल भी बनाया जाएगा। नवा रायपुर में 5 नवंबर को होगा सूर्य किरण टीम का एयर शो। 2 नवंबर की शाम या 3 नवंबर को सुबह पहुंच जाएंगे सभी विमान। 4 तारीख को नवा रायपुर में रिहर्सल। 5 तारीख को 10 से 12 बजे तक सूर्य किरण के करतब दिखाए जाएंगे। सूर्य किरण टीम निर्धारित अभ्यास और सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करेगी। पहली बार राज्य स्थापना दिवस पर रायपुर में होगा सैन्य प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ अपने निर्माण का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस मौके को यादगार बनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में 2 दिनों तक मौजूद रहेंगे। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से हर कार्यक्रम के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी कार्यक्रमों के लिए नोडल अफसर बनाया गया है। सीएम विष्णुदेव साय पीएम के दौरे को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, तो मंत्रीगण पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए कार्यक्रम स्थलों का दौरा भी कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 1 माह के भीतर 2 बार प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होने जा रहा है। राज्योत्सव का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर की शाम छत्तीसगढ़ आएंगे और 1 नवंबर को 5 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसलिए सभी कार्यक्रमों की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इस बात का विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है, कहीं पीएम की सुरक्षा से लेकर कार्यक्रमों के आयोजन में कोई चूक न हो। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री आएंगे। वो न सिर्फ कार्यक्रमों में शामिल होंगे बल्कि छत्तीसगढ़ को कई सौगातें भी देंगे। इस लिहाज से भी राज्योत्सव का कार्यक्रम बेहद खास होने जा रहा है। गौरव शर्मा, INH 24/7 रायपुर। इधर प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर की शाम को राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर को राज्योत्सव के शुभारंभ समेत 5 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए नगर निगम, घड़ी चौक, जय स्तंभ चौक से लेकर नवा रायपुर में विशेष तैयारियां की जा रही है।
बताते ये भी चले आपको कि रेप्लिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की समृद्धि, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को उकेरने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। 1 नवंबर को राज्योत्सव होगा। इस अवसर को खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। 31 अक्टूबर की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे और 1 नवंबर को 5 विभिन्न कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, जिसमें राज्योत्सव का कार्यक्रम भी शामिल होगा। और देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के बाहर से लेकर नया रायपुर के विभिन्न स्थानों में इस अवसर को यादगार बनाने के लिए एक रेप्लिका बनाई गई है, प्रतिरूप बनाया गया, रायपुर शहर की प्रतिरूप बनाया गया और रायपुर के और छत्तीसगढ़ के तमाम प्रतीक चिन्हों को सहेजने की जो कोशिश है वो की गई है। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जो विकास यात्रा है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य कटआउट्स लगाए गए हैं सभी जगहों में। रायपुर के और नया रायपुर के विभिन्न स्थानों में घड़ी चौक को प्रदर्शित किया गया, रायपुर नगर निगम को प्रदर्शित किया गया है, रायपुर के विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों को प्रदर्शित किया गया, धरोहरों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद की जो स्टेचू है वो दिखाई गई है, जयस्तंभ चौक को प्रदर्शित किया गया, साथ ही साथ भिलाई स्टील प्लांट और बाबा गुरु घासीदास जी की जो तपोस्थली है गिरौदपुरी, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। लेकिन खास बात यह भी कि जसपुर के मधेश्वर पहाड़ को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो इस बात को बयां करता है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा कितनी समृद्ध है। और इन्हीं सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया जाएगा। ऐसे प्रतिरूप नया रायपुर के लगभग सभी स्थानों पर बनाए गए हैं और इन्हीं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। उधर छत्तीसगढ़ में नवंबर के अंत में होने वाले डीजी कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नवा रायपुर में नवनिर्मित स्पीकर हाउस में ठहरेंगे और इस दौरान पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय का संचालन यहीं से होगा। बताते ये भी आपको चले कि डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ आने वाले अन्य विशिष्ट अतिथि कहां पर ठहरेंगे, उनके रहने की क्या कुछ व्यवस्था की गई है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में 28 से 30 नवंबर तक पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से 250 से अधिक वरिष्ठ अफसर छत्तीसगढ़ आएंगे। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर में होगी डीजी कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी, अमित शाह, NSA अजित डोभाल होंगे शामिल। सभी राज्यों के डीजीपी, IG समेत 250 अफसर लेंगे हिस्सा। नवा रायपुर के नवनिर्मित स्पीकर हाउस में रहेंगे पीएम मोदी। 3 दिनों तक यहीं से प्रधानमंत्री कार्यालय का संचालन होगा। अमित शाह और अजित डोभाल भी शासकीय भवनों में ठहरेंगे। पीएमओ के निर्देश पर शासकीय भवनों में की जा रही व्यवस्था। कई भवन रात्रि विश्राम के लिए अनुकूल नहीं, वहाँ किए जा रहे बदलाव। केंद्र सरकार के खर्च पर किए जा रहे भवनों में रेनोवेशन। मंत्री खुशवंत साहेब के नए बंगले का भी हो सकता है उपयोग। रायपुर और नवा रायपुर के भवनों को किया जा रहा तैयार। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए शासकीय भवनों में ही अफसरों के ठहरने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसलिए कॉन्फ्रेंस से पहले सरकारी संस्थानों के कमरों को सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है, ताकि उसमें ठहरने वाले उच्च पदस्थ अफसरों को कामकाज में किसी तरह की दिक्कत न हो। यह देखने वाली बात होगी कि कम समय में कैसे शासकीय भवनों को अतिथियों के ठहरने लायक बनाया जाता है। रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई हर दिन तेज होती जा रही है। मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर से बस्तर के बीहड़ में ऑपरेशन तेज कर दी गई है। वहीं बैकफुट पर आए नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण से जहां संगठन में दरार साफ नजर आ रही है, तो वहीं नक्सलवाद के खात्मे के डेडलाइन को लेकर नई बहस भी अब छिड़ चुकी है। क्या है ये पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में आप भी देखिए। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ समेत देश भर से नक्सलवाद के खात्मे की तारीख 31 मार्च 2026 तय है। यह तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नक्सलवाद के खिलाफ जंग तेज होती जा रही है। मॉनसून की वजह से ऑपरेशन की गति अब तक धीमी थी। मॉनसून की विदाई के बाद ऑपरेशन तेज होता जा रहा है। इस बीच नक्सली लगातार आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर अब नक्सल संगठन के भीतर बौखलाहट बढ़ती जा रही है।
बस्तर क्षेत्र में नक्सल संगठन के प्रवक्ता अभय के नाम से एक पत्र जारी कर सरेंडर करने वाले नक्सली नेता भूपति उर्फ सोनू दादा और रुपेश को गद्दार बताया गया है। साथ ही उन्हें सजा देने की भी बात कही गई है। पुलिस इसे नक्सल संगठन में बढ़ते अंतर विरोधों का हिस्सा मान रही है। यह तो नक्सल संगठन के भीतर बवाल की बात हुई। नक्सलवाद के खात्मे की तारीख को लेकर सियासत की मुख्य धारा में भी बहस छिड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नक्सलियों की रणनीति का हवाला देते हुए डेडलाइन पर सवाल तो उठा ही रहे हैं, साथ ही राज्य सरकार की पुनर्वास नीति पर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल के सवालों पर सियासत भी गर्म है। डिप्टी सीएम अरुण साव कहते हैं भूपेश बघेल और कांग्रेस चाहते ही नहीं कि बस्तर में शांति आए। वहीं भाजपा सांसद संतोष पांडे भूपेश बघेल और कांग्रेस पर नक्सलियों से साठगांठ का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अरे भाई एक चीज बताओ, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, ननकी राम तंवर गृह मंत्री थे, उसका बयान उठा के देख लो, 6 महीने में खत्म कर देंगे। 2004 की बात है ना, तब से दावा कर रहे हैं। और विष्णुदेव सायस मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा कौन सी नीति अपनाई है? कोई नीति है, कोई कार्यक्रम है आपके पास? यहाँ के नक्सली महाराष्ट्र में सरेंडर करते हैं या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में सरेंडर करते हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं करते? बयानों से तो यही स्पष्ट होता है कि ये चाहते नहीं है कि बस्तर में खुशहाली आए, बस्तर में तरक्की आए, बस्तर के लोगों के जीवन बदले, वहां पर सड़कें, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था हो, ये कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है। और अब जब विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रही है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाना इनकी नीयत को स्पष्ट रूप से बताता है। कांग्रेस की फितरत में है सवाल खड़ा करना। उस पर भूपेश बघेल जी, ये कांग्रेस का शासन नहीं है। कम से कम भूपेश बघेल जी, ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी, इनके जो सोशल मीडिया के प्रभारी थे वो विवेक सिंह थे। और विवेक सिंह के पास पैसे कहां से आए थे? बीजापुर से नक्सलियों थे, और वो अंदर था, अभी अभी जेल से छूटे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग निर्णायक अंजाम तक पहुंच चुकी है। बस्तर में इसका असर दुर्दांत नक्सलियों के आत्मसमर्पण के रूप में नजर भी आ रहा है। ऐसे में भले जंगल के अंदर नक्सल संगठन में बौखलाहट नजर आ रही हो, भले मुख्यधारा के सियासी दल आपस में टकराते नजर आ रहे हों, लेकिन ये भी सच है कि बीते 2 सालों में हुए प्रहारों ने नक्सल संगठन की कमर तोड़ दी है। साथ ही तय समय सीमा में नक्सलवाद के खात्मे की उम्मीद भी बढ़ा दी है। गौरव शर्मा, रायपुर। इधर भोपाल में गुरुवार को मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि 0% ब्याज पर किसानों को जो ब्याज दिया जा रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। 3 लाख तक का लोन जो है 0% पर मिलेगा और अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर, डिंडोरी के अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। बेड संख्या 1000 से बढ़ाकर 1800 तक कर दी जाएगी। इसमें 810 नए पद सृजित किए गए। सतत विकास को लेकर बेहतर काम करने वाले जिले को पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार पाने वाले जिले को 1 करोड़, दूसरा स्थान पाने वाले जिले को 75 लाख पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं सागर जिले में एक नए सिविल जज कोर्ट की स्थापना भी की जाएगी। तो 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से जो किसानों को 0% ब्याज पर जो लोन दिया जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2012-13 से हमारी सरकार लगातार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कई प्रकार के न सिर्फ सिंचाई की नहरों का जाल बिछाने का काम हो रहा है, बल्कि किसानों की लागत मूल्य कम हो इसके लिए 0% ब्याज पर ऋण भी दिया जा रहा है। ये जो 5 जिलों की सीटें बढ़ी हैं, उसमें टीकमगढ़ अभी 300 बिस्तर का अस्पताल है जो 500 बिस्तर का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय नीमच 200 बेड का है, अभी वो 400 बेड का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय सिंगरौली 200 का है, वो 400 हो जाएगा।
श्योपुर 200 है वो 300 हो जाएगा, और डिंडोरी भी 100 बेड का है वो 200 बेड हो जाएगा। इससे इन आदिवासी बाहुल्य इलाकों में काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में काफ़ी। और चलिए इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर कई जिलों में बड़ी कार्रवाई की गई। जी हां, ग्वालियर, भोपाल समेत कई जिलों में कार्बाइड गन बैन कर दिया गया। जी आपको बताते चलिए कि कार्बाइड गन को लेकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और आदेश जारी किया गया है कि कोई भी ये गन चलाया जाते तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दिया है और आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से इस वक्त की खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर कार्बाइड गन जो है वो कई जिलों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। भोपाल कलेक्टर जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस गन को चलाने से काफी प्रदूषण होता है, लोगों की आंखों में जलन होती है, इसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है और अगर आदेश का उल्लंघन किया गया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।